Welcome to BPSC Concept वाला. I am Rahul Mishra and this is the day 12 of Confidence Booster Series. जिसको Confidence Booster Series के बारे में नहीं पता है, एक क्विक इंट्रोडक्शन. Confidence Booster Series में आपको डेली कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं. उन क्वेश्चंस को आपको पहले बोला जाता है कि अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है. उसके बाद आधे घंटे के बाद इससे रिलेटेड जो है वीडियो आती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो. उस वीडियो में हर टॉपिक के लिए आपको 360 डिग्री रिवीजन कराया जाता है कि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन फर्दर आता है तो उस टॉपिक को आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए था, उससे आपको क्या क्या चीज़ें टेक अवे लेके जानी चाहिए. इस कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ के थ्रू हमारा मोटिव है कि हम 300 प्लस टॉपिक्स को कवर करें. ये 300 प्लस टॉपिक्स कैसे हो रहे हैं, जो कि हम PYQ के थीम से निकाल के ला रहे हैं. अब इन टॉपिक से क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट 70 to 75 क्वेश्चन जो स्टैटिक के आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे. तो इफ़ यू आर फॉलोइंग कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ वेरी रिलीजियसली तो आपके ये 300 टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं. आप कुछ खुद से भी रिवाइज कर रहे हो, आप इन वीडियोस के थ्रू भी रिवाइज कर रहे हो, आप क्वेश्चन देख बना के ये भी इंश्योर कर पा रहे हो कि अगर उससे टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं. दूसरी चीज़, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ईजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं. ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मैक्सिमाइज़ करने हैं अपने फाइनल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट को. मतलब कि इजी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी इंश्योर करना है कि आपसे गलत ना हो, मॉडरेट क्वेश्चन को आपको मैक्सिमाइज़ करना है. कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ में आप ये नोटिस करोगे कि आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे कट ऑफ को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं जितना ये ईजी और मॉडरेट वाले अफेक्ट करते हैं. इसीलिए इसका नाम भी है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़. अगर आप इजी टू मॉडरेट को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए. अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास है तो ज़्यादा हम लोग टाइम इसमें नहीं लगाएंगे. वी विल क्विकली मूव टू द क्वेश्चंस. बट बिफोर दैट बस एक चीज़ कि आप ये इंश्योर करोगे कि आपने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो. दूसरा, आप ये इंश्योर करोगे कि आपका मार्क्स कितना आया आउट ऑफ 10, इसको आप कमेंट कर दे रहे हो. तीसरा, आप इंश्योर करोगे कि अगर आपका मार्क्स आज के टेस्ट में अबव 6 है, दैट मीन्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. पिछले वाले टेस्ट में मैंने अबव 8 कहा था क्योंकि उस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन जो है इजी लेवल के ज़्यादा दिए थे. इस वाले टेस्ट में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं. दैट इज़ वाई अगर आपका 6 से ऊपर आ रहा है तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है. अगर 6 से कम आ रहा है तो आपको अपने रिवीजन में थोड़ी बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि 6 से कम आ रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता है. यू विल कॉल ऑन दीज नंबर्स. आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोर्स लेने कहा जाएगा या कुछ और कहा जाएगा. आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आपको अपने रिवीजन में कैसे चेंजेस लाने हैं. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, इन ए क्रिकेट अ फील्डर कैचेज अ फास्ट मूविंग बॉल एंड मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स वाइल कंप्लीटिंग द कैच. दिस टेक्निक प्राइमरीली हेल्प्स टू. एक क्रिकेट के मैच में फील्डर जब कैच लेता है तो वो क्या करता है, कैच लेते टाइम अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है. किस लिए करता है ये आपको आंसर बताना है. बिफोर मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन कि इससे रिलेटेड हम टेक अवे क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हमको कॉन्सेप्ट क्या समझने की ज़रूरत है, मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि आपने इसका आंसर सही लगाया था कि नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी. अब रही बात कि इससे रिलेटेड हमको कॉन्सेप्ट्स क्या पता होने चाहिए. तो आ जाओ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब दिस इमेज इज़ रिलेटेड टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स. क्लासरूम में जब मैंने एक टॉपिक कराया था तो दिस इमेज वॉज यूज्ड. ये बस मैं इसलिए बताता हूँ ताकि जो क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं उनकी एक मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाए कि ठीक है, ये वाला इमेज मैंने क्लास में देखा था. अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F इज इक्वल्स टू ma. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. F इज इक्वल्स टू ma. क्या यही है? नहीं. इफ़ यू गो विद द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ पे 2-3 नई चीज़ आई. नई चीज़ क्या, बस आपको रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ कि मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ फिर?
चेंज इन मोमेंटम का मतलब हुआ कि जो इनिशियल मोमेंटम था और फाइनल मोमेंटम है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ? चेंज ऑफ मोमेंटम हम समझ गए, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट का मतलब कि ये जो चेंज हुआ है ये कितनी देर में हुआ है, तो मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहाँ तक मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि अब यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली बना लोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन तक आपका कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। मतलब कि फोर्स ज़्यादा कब होगा, ज़्यादा फोर्स कब लग रहा होगा? जब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो। और फोर्स कम कब लगेगा? जब फोर्स ज़्यादा कब लगेगा? जब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा हो और टाइम टेकन जो है वो कम हो। क्यों? क्योंकि इसके इन्वर्स रिलेशन में है। मतलब कि फोर्स ज़्यादा कब लग रहा है? जब ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा हो या तो उस मोमेंटम को चेंज होने में टाइम बहुत कम लग रहा हो। ठीक है, इस बात को समझे हो? अब आ जाओ कैचिंग वाले प्रॉब्लम पे। कैचिंग वाले प्रॉब्लम पे जब मैं कैच कर रहा हूँ बॉल को, तो बॉल के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम थी और मैं उसको कैच करके उस मोमेंटम को ज़ीरो कर रहा हूँ। तो चेंज इन मोमेंटम तो सेम है, मतलब कि बॉल के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम थी और मैं उसको फाइनली चेंज करके ज़ीरो कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा किसी भी केस में। चेंज हम क्या कर रहे हैं, हाथ को पीछे ले जाके उस कुछ सर्टेन मोमेंटम से लेके उसको फाइनल मोमेंटम ज़ीरो लाने तक मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं हाथ को पीछे लेके जा रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं उस टाइम को बढ़ा रहा हूँ। टाइम को बढ़ाने से क्या होगा? टाइम को इंक्रीज़ करने से क्या होगा? फोर्स जो हाथ पे लगेगा वो कम लगेगा। दैट मीन्स कि मैं अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाता हूँ? क्योंकि मुझे इस टाइम टेकन को इंक्रीज़ करना है ताकि मैं इस फोर्स को, अपने हाथ पे लगने वाले फोर्स को कम कर सकूँ। दिस इज़ द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ याद करने से नहीं हो पाएगा। अब यू नो दिस थिंग कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो अब आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा ना, तो आप बहुत ईजिली समझ जाओ कि फोर्स ज़्यादा तब लग रहा होगा जब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है, या तो उस चीज़ को, उस चेंज को होने में टाइम कम लग रहा हो। तो दिस इज़ द रीज़न। यहाँ से आपका ऑप्शन इसका ये निकल के आता है कि रिड्यूसेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को घटा देता है, देयर बाय लेसनिंग द इम्पैक्ट फोर्स ऑन द हैंड, ताकि फोर्स जो हाथ पे लग रहा है वो कम लगे। अब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो इट विल बी वेरी इजी, मतलब बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं तो रटने से ये सारे क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते जाते हैं। फिर आप बस एग्जाम्पल रटते चलोगे कि सेकेंड लॉ में ये एग्जाम्पल था, थर्ड लॉ में ये एग्जाम्पल था। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो फिर बहुत ईजी होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वाइल ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, a passenger standing without holding any support tends to lurch forward when the train suddenly stops. This happens primarily due to, मतलब कि कोई आदमी ट्रेन में खड़ा है, उसने किसी भी सपोर्ट को नहीं पकड़ रखा है, वो सीधे ऐसे ही खड़ा है। अब ट्रेन अचानक रुकती है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये किस रीज़न से होता है? अब बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, बिफोर गोइंग टू द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, हम लोग सबसे पहले आंसर मार्क कर लेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज द पैसेंजर्स बॉडी टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर बस जानना हमारा मोटिव तो है नहीं, हमारा मोटिव है कि हम इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लें। अगेन दिस इज़ द इमेज दैट आई यूज्ड इन द क्लासरूम वीडियोज़। अब आते हैं सबसे पहले इसको समझने पे कि व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया से आप देखोगे ना कि हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो कार के रिस्पेक्ट में हो, कार टर्न ले रही है, बॉडी
कोई बस स्टॉप हो रही है, ट्रेन अचानक से चल रही है, बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, एक बार आपको बस समझने की ज़रूरत है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक्सक्यूज मी। इनर्शिया क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अब उसके स्टेट ऑफ मोशन, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। अगर वो मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देना चाहता है, मतलब वो स्टॉप नहीं होना चाहता है, वो कहीं मुड़ना नहीं चाहता है। इस टेंडेंसी को ही इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, इनर्शिया आप समझ रहे हो क्या है? इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट की भी हो सकती है, वो स्टेट ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन की भी हो सकती है। इनर्शिया किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। मतलब कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। यहाँ से हम लोग ये समझ गए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ए बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन विल रिमेन इन दैट स्टेट अनटिल कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो चीज़ हमने इनर्शिया के लिए समझी वही चीज़ न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि बॉडी की इनर्शिया होती है, वो उस चीज़ को रेजिस्ट करती है, वो तब तक रेजिस्ट हो पाती है जब तक कि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग रहा हो। अब देखो कि ट्रेन में हो क्या रहा है। ट्रेन में क्या हो रहा है कि ये ट्रेन मूव कर रही है आगे की तरफ। अब ब्रेक लगने पे क्या हुआ? ब्रेक लगने पे ये पार्ट तो मूव स्टॉप हो गया, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन कर रहा था, वो उस मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, वो उस मोशन को चाहता है कि मैं करता रहूं, इसीलिए ये पार्ट तो मूव करना स्टॉप कर देता है, लेकिन ये पार्ट मूव करता रह जाता है। इसी के लिए हम आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं जब कोई ट्रेन या बस मोशन में है और अचानक से ब्रेक लगता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है कि ये कैसे इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ। ट्रेन जो थी वो मूव कर रही थी आगे के डायरेक्शन में, ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है इसका फुट, तो जैसे ही ट्रेन का मोशन स्टॉप हुआ तो ये पार्ट तो स्टॉप हो गया, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो तो अभी भी मोशन करते रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इसीलिए स्टॉप होने के बाद भी कुछ देर तक ये आगे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मोशन अचानक से स्टॉप होता है तो ये बॉडी ऐसे हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वाई अ बॉडी लर्ज फॉरवर्ड व्हेन ट्रेन सडनली स्टॉप्स। ठीक है, तो इसी तरीके से इनर्शिया के बाकी सारे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अगर ट्रेन स्टैंड कर रही थी, मतलब ट्रेन अचानक खड़ी थी और अचानक से चलनी शुरू हो जाए तो बॉडी जो है पीछे की तरफ बेंड होती है। अगर अचानक से कोई टर्न ले ले तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। तो दीज आर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपने ये क्वेश्चन भी सही किया होगा क्योंकि बिल्कुल PYQ बेस्ड है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ग्रेविटेशन से। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज f। मतलब कि दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो d है, और तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में वो फोर्स है f। अब क्या बोला जा रहा है कि इफ बोथ द मासेज आर डबल्ड, मतलब कि m1 को 2m1 कर दिया, m2 को 2m2 कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, मतलब कि d को d/2 कर दिया मैंने। व्हाट विल बी द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब जो f था उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो बिफोर गोइंग टू द एक्सप्लेनेशन, आंसर हम लोग का क्या है? आंसर इज B। अब आते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे। अगेन दिस इज द इमेज। हमको क्या पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है? G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। तो m1 m2 तो यहाँ सेम है, डिस्टेंस क्या बताया है? d बताया, तो G इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन d²। अब क्या बोला जा रहा है कि m1 हो गया 2m1, m2 हो गया
2m2, d हो गया d/2। तो f जो नया वाला f डैश होगा वो क्या होगा, g इंटू 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई d/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहाँ 4 इंटू ये 2 जो ऊपर जाएगा तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज़ योर f, मतलब कि 16f। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आप थोड़ी बहुत गलती अगर नहीं करोगे ना, सिली मिस्टेक ही होने के हाई चांसेस है यहाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैक्सिमम जो हो सकता था आपसे सिली मिस्टेक हो सकती थी, बाकी इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी जो आपको आनी चाहिए थी। तो आंसर क्या हो रहा है, 16 टाइम्स बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब हाँ, इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्स इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देख के ऑप्शन को लगाना होगा कि हो सकता है कहीं पे ये दिया हो कि 16 टाइम डिक्रीज़ कर रहा है और साथ में ऑप्शन ये भी हो कि 16 टाइम इंक्रीज़ कर रहा है। तो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब है कि इसको सब सही करके आ रहे होंगे। अगर आपका ये गलत हो रहा है तो आप रेस से धीरे धीरे बाहर होते जा रहे हो। यही जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो मैक्सिमम लोग का गलत हो रहा है। तो उस वैसे क्वेश्चन से कट ऑफ उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कि सिली मिस्टेक करने से, जितना कि इजी क्वेश्चन को गलत करने से होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टर पे बेस्ड है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज़ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डालिए, तो इस सीरीज़ में स्टेटमेंट वाले या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले जा रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन को। ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन को ही अगर आप 100% सही करके आओगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन चलो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया है। अब क्या है, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर से हमेशा ही बड़ा होगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टर होगा। मतलब कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 2 ओम, तो इसका मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे 2 ओम से ज़्यादा के ही होंगे। मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से भी छोटा होगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कि अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। मतलब कि तीनों रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो करेगा। अब बिफोर गोइंग इनटू द कॉन्सेप्ट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि करेक्ट इसका आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली 3, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अगेन इमेज ऑफ क्लासरूम। सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। हमको जानना क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है हमको पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब कि मान लो कि R1 1 ओम का है, R2 भी 1 ओम का है, R3 भी 1 ओम का है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। 3 ओम क्या 1 ओम से बड़ा है? यस, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। इसको हम लॉजिकली भी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर R1 में हम कुछ जोड़ रहे हैं सीधे सीधे, तो इसका तो सिंपल मतलब हो गया ना कि R1 से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा ही आएगा हमेशा। R2 में भी हम कुछ जोड़ रहे हैं तो इंडिविजुअल रेजिस्टर से तो हमेशा ही बड़ा होगा जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यस, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टर से बड़ा होगा। अब आती है बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लास में भी मैंने आपको ये सेम चीज़ बता रखी है
कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे छोटा बन के आता है, मतलब कि वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से भी छोटा होगा। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो बहुत ईजिली चेक कर लो कि मान लो कि R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम है, R2 इज इक्वल्स टू 1 ओम है, तो 1/R इक्वेलेंट क्या होगा, 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2, दैट मीन्स R इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि 0.5 ओम। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने थे, 1 ओम के, ये भी 1 ओम के, तो ये जो इससे निकल के आया ये इससे छोटा था। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे R इक्वेलेंट हमेशा ही छोटा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको एग्जाम में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रेट फैक्ट की तरह आपको पता होनी चाहिए। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या पूछ रहा है आपसे कि एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रजिस्टर से करंट फ्लो करता है वो सेम होता है या अलग अलग होता है। ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब ये I करंट यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चला, जो करंट इसमें गया वही I करंट इधर निकल के आया, फिर यही करंट इधर गया, फिर ये ऐसे फ्लो हुआ। तो इसका मतलब कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होगा दोनों रेजिस्टर्स में वो सेम होगा। अलग अलग कब होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक रेजिस्टर ऐसे है, एक रेजिस्टर ऐसे है, यहाँ से I करंट शुरू हुआ, जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पे इसको दो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे I1 चला जाता है, इधर I2 चला जाता है, और फिर इसमें अलग करंट फ्लो हुआ, इसमें अलग करंट फ्लो हुआ, दोनों आके यहाँ कंबाइन होके यहाँ पे फिर से वापस I करंट हो गया। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में सेम करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो दोनों रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा वो सेम करंट होगा। दैट मीन्स कि तीनों जो स्टेटमेंट्स थे वो सही थे। इनमें से ये दो स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल सही पता होने चाहिए, इसको आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में बैठ के आप चेक कर रहे हो। और तीसरा तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब कि या तो आपको देखते ही समझ आ जाए कि ये सही है। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन एक दो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। अब ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न है। बिफोर गोइंग इनटू द एक्सप्लेनेशन, आंसर इसका ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मुझे आपको समझाना इसमें क्या है, बेसिकली वो बताता हूँ। स्कैटरिंग से होता है रेले स्कैटरिंग लॉ, ये सब आपको पता होगा। मतलब रेले स्कैटरिंग लॉ क्या बताता है, RAY इसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है एयर मॉलिक्यूल्स या बहुत छोटे पार्टिकल से, तो जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। मतलब कि जो वेवलेंथ की 4th पावर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स रिलेशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ज़्यादा वो स्कैटर करेगी। हमें कोई भी चीज़ क्या दिखाई देती है, अगर ये आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि इस चीज़ से आपके आँख में जो लाइट आ रही है वो येलो कलर की है, इसीलिए मुझे येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये चीज़ रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही है मेरे आँख तक वो रेड कलर की है, इसीलिए मुझे ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि जो भी लाइट स्कैटर करेगी, स्कैटर करके मेरे आँख तक पहुँचेगी, मुझे वो चीज़ उसी कलर की दिखाई देगी। इसका मतलब कि जो आसमान है, जो स्काई है, वहाँ से जो लाइट मेरे आँख तक पहुँच रही है वो ब्लू कलर की है, इसीलिए मुझे इस आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि ब्लू ही क्यों दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या समझा है कि जो स्कैटरिंग होती है वो 1/λ टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है, मतलब लैम्डा टू द पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे ये पता है विबग्योर, और मुझे ये पता है कि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ जो है इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। इसका मतलब कि ये जो कलर्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होंगे। मतलब आसमान में जब लाइट आएगी और लाइट जो डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होगी, तो जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वो इन कलर्स की होगी, और सबसे ज़्यादा स्कैटर होके ये आँख के पास भी यही लाइट पहुँचेगी। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि वॉयलेट की तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी ना, तो मुझे वॉयलेट कलर की का आसमान दिखाई देना चाहिए था।
मुझे इंडिगो कलर का दिखाई देना चाहिए था, ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन आई जो है वो बहुत कम सेंसिटिव होती है वॉयलेट कलर की, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है ब्लू कलर की, और यही रीज़न है कि मुझे ब्लू कलर का आसमान दिखाई देता है। स्कैटरिंग तो है ही ऑप्शन, मतलब स्कैटरिंग तो है ही रीज़न, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि वॉयलेट क्यों ना दिख के ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर इज़ मोर सेंसिटिव टू आवर ह्यूमन आइज़, इसीलिए ये ब्लू कलर का मुझे आसमान दिखाई देता है। अब आप क्या करोगे, आप मुझे अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दोगे। क्या है क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन लिख के आप आंसर दोगे कि रेडनिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज क्यों होता है। दूसरा कि ट्रैफिक लाइट में रेड कलर को क्यों यूज़ किया जाता है। तीसरा कि स्काई जो है वो डार्क दिखाई देता है आउटर स्पेस में, क्यों। चौथा, ओशंस जो हैं ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, वाई। पांचवा, क्लाउड्स जो हैं वाइट कलर के दिखाई देते हैं, वाई। ठीक है, ये 5 आपको आंसर्स देने हैं। अगर नहीं पता है तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी हमेशा एक ही चीज़ को नहीं पूछते रहेगी ना कि स्काई ब्लू क्यों है, वो तो ये भी पूछ सकती है कि पानी नीला क्यों है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आंसर देने हैं। पहला आंसर ये देना है कि जब सनसेट या सनराइज़ होता है तो सन जो है वो रेडिश कलर का दिखने लगता है, वाई। इसके पीछे कौन सा फिनोमेना या क्या रीज़न है इसका। दूसरा कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड कलर से स्टॉप का सिग्नल दिया जाता है, कहीं भी आप देखोगे कहीं भी स्टॉप करने के लिए बोला जाता है तो रेड कलर को यूज़ किया जाता है, वाई। आउटर स्पेस में मुझे आसमान ब्लू कलर का नहीं दिखाई देता है, डार्क कलर का दिखाई देता है, वाई। ओशंस जो हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, क्यों। क्लाउड्स जो हैं वो मुझे वाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्यों। ये 5 जो हैं ये आपको आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन रखिए, तभी मुझे भी दिखेगा कि भाई आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मैं भी और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, ये थे हमारे फिज़िक्स के क्वेश्चन। आप ये नोटिस कर रहे होगे कि जो मेरे थ्रू आ रहे हैं क्वेश्चंस, उसमें मैं फ़िज़िक्स, मैपिंग और पॉलिटी इस पे फोकस कर रहा हूँ, और ये मैं इंश्योर करूँगा कि फ़िज़िक्स का आपका पूरा सिलेबस, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो, मैपिंग के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, और पॉलिटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे मैं इनके थ्रू कवर करा दूँ। मैपिंग में आप देख चुके हो, माउंटेन रेंजेस हमने काफ़ी कवर कर लिए। रिवर्स आप देखोगे कि रिवर आज एक और करके हम लोग ख़त्म कर देंगे, और नेशनल पार्क और ये सब भी हम लोग करके ख़त्म करते जा रहे हैं। सेम हम पॉलिटी में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज़। ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ते जा रहे हो, कमेंट करना बंद करते जा रहे हो, देखना बंद कर रहे हो कि ये तो बन जा रहे हैं मेरे से। बट इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम कवरेज दे दूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। मैंने क्या कहा है कि आपको जब भी इनकरेक्टली जैसी चीज़ दिखे इसको प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपने आज गलती की है कि इनकरेक्टली ना देख के करेक्ट मैच करके आ गए हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है कि ये गलती यहीं पे रुक जानी चाहिए। क्या पहला ऑप्शन है गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है क्या? तो यस। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है क्या? यस। वंसदा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में क्या? नो, इट इज़ इन गुजरात। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में क्या? यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्यों? क्योंकि इनकरेक्टली पूछा था। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे। जो जो हमको ऑप्शंस दिखें एटलीस्ट उनके बारे में तो हमको अच्छे से पता हो जाए। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हमको क्या क्या पता होना चाहिए? राजस्थान में हमको पता होना चाहिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसका कलर। राजस्थान में हमको पता होना चाहिए कि सरिस्का है। ठीक है, केवलादेव है, रणथंबोर है और मुकुंद्रा हिल्स। सरिस्का नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, फिर रणथंबोर नेशनल पार्क है और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये कुछ मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान में इतने ही हैं, लेकिन ये 3-4 नाम तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद
गुजरात को देखो, गुजरात में क्या है, एक गिर नेशनल पार्क है, एक है वेलावदार नेशनल पार्क, और एक जो आपका ऑप्शन ही में था वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा स्टेट देखा हमने, एक हमने देखा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले है गुरु घासीदास। ठीक है, फिर है एक अचानक मार्ग अमरकंटक। ठीक है, फिर एक है इंद्रावती और एक है कांगर वैली। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंफ्यूज करने के ऑप्शन से, कि बहुत इजीली इसको आप हिमाचल वगैरह भी मार्क कर सकते हो, लेकिन कांगर वैली जो है वो छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद एक है उड़ीसा को हम देखेंगे। उड़ीसा में क्या क्या है, सिमलीपाल, फिर भीतरकनिका और एक है सतकोसिया। ठीक है, एक और हम देखेंगे महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में क्या है, चांदोली, ताडोबा और एक है मेलघाट। अब देखो एक बार और रिवाइज कर लो तो यहीं के यहीं ये याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं 5 स्टेट को कवर करा रहा हूँ, अगले वाले CBS में 3-4 और स्टेट को करा दूंगा, ताकि बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे बहुत ईजिली कवर हो जाएं। सबसे पहले हमने क्या देखा, राजस्थान को देखा, सरिस्का देखा, केवलादेव देखा, रणथंभौर देखा, मुकुंदरा हिल्स देखा। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा, कहाँ पे, राजस्थान। गुजरात में क्या क्या देखा, गिर, वेलावदार और वंसदा। क्या क्या, गिर, वेलावदार और वंसदा। उड़ीसा में क्या क्या देखा, सिमलीपाल, भीतरकनिका और सतकोसिया। सिमलीपाल, भीतरकनिका और सतकोसिया। छत्तीसगढ़ में क्या देखा, गुरु घासीदास, अचानक मार्ग अमरकंटक, इंद्रावती और कांगर वैली। और एक महाराष्ट्र में क्या देखा, चांदोली, ताडोबा और मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो बस आपको नाम भी पता रहेगा ना, ये ऐसे आपको कभी कंफ्यूज नहीं किया जाएगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व है कि मेलघाट नेशनल पार्क है, उतना आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे ये। आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट में है, और अगर नहीं पता है तो बस इनको याद कर लो, इनसे भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स हैं, पिछले वाले CBS में हमने इस वाले एरिया के रिजर्व्स को किया था, इस बार हमने इनको कर लिया। एक बार और करेंगे तो हमारे जो इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रिवर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन सी नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन है, लोहित है, मानस है, द्रास है और जलढाकरा है। अगर आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं भी पता है ना, लेकिन आप CBS फॉलो कर रहे हो, तो जब हमने इंडस किया था तो इंडस से ही हमारा ये निकल के आ जाता है कि इंडस की ट्रिब्यूटरी द्रास है, तो यही होगी इसकी नॉट वाली पार्ट। तो द्रास इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को एक बार थोड़ा सा कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है, इट्स ओरिजिनेट इन चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ पे है, कैलाश में है। ठीक है, ओरिजिन हो गया इसका चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। इसका थिकनेस थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। देखो NCERT में मेंशन नाम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फिर ये कौन से माउंटेन के पास से या कौन से पास से इंडिया में इंटर करती है, तो पास का नाम है योंग या पास, और माउंटेन कौन सा है, दैट इज नामचा बारवा। ठीक है, तो ऑरिजिन कहाँ किया, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर में। फिर ये तिब्बत में क्या कहलाई, तिब्बत में कहलाई यारलोंग तांगसो। उसके बाद इंडिया में कहाँ एंटर की, नामचा बारवा के पास, योंगयाप पास है वहाँ से इंडिया में। फिर इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसका लोकल नेम क्या है,
अरुणाचल में इसका लोकल नेम है, एक सेकेंड, दिहांग दिबांग, ठीक है। इसको सौरो ऑफ असम भी बोला जाता है। फिर ये बांग्लादेश में जमुना रिवर नाम से जानी जाती है, ठीक है। सौरो ऑफ असम और बांग्लादेश में जमुना। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पता होने चाहिए। क्या क्या फैक्ट्स हैं? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यारलोंग तांगसो, फिर योंगयाप पास, नामचा बारवा, दिहिंग दिबांग, सौरो ऑफ असम और जमुना। इतना आपको पता है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में ठीक ठाक जानते हो। फिर थोड़ा सा इसके रिवर मैप को देख लेते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हुआ, क्या नाम है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, पूरा नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है। यहाँ से ये निकली, इधर की तरफ फ्लो की, ये आपका हो गया योंगयाप पास नामचा बारवा के पास, और ये फिर इंडिया में ऐसे फ्लो करती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र में चली जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आपको पता होनी चाहिए? ट्रिब्यूटरीज जो पता होनी चाहिए वो पहली है इधर दिहांग, ठीक है, फिर है लोहित, फिर है बूढ़ी ढींग, ठीक है, फिर है दांसरी, एक है कोपिली। क्या क्या नाम देखे हमने? दिहांग, लोहित, बूढ़ी ढींग, दांसरी और कोपिली। ऊपर की तरफ जो ट्रिब्यूटरीज हमको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? पहली है सुबर्णसी, ठीक है, फिर है कामेंग, फिर है मानस, ठीक है, रैडाक, जलढाकरा और तीस्ता। क्या क्या? एक बार आप नोट कर लोगे इफ़ यू डोंट नो। सबसे पहले क्या बताया मैंने? कामेंग, फिर मानस, फिर रैडाक, फिर जलढाकरा और उसके बाद तीस्ता। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इनके आपको बस नाम आइडेंटिफाइड होने चाहिए कि ठीक है ये रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अब बहुत बड़ी हमारी रिवर सिस्टम है तो गंगा, गोदावरी, उसके बाद यमुना रिवर सिस्टम, फिर हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इन सब के तो रिवर मैप आपको पता होने चाहिए क्योंकि पूछ लेंगे वो कभी ना कभी किसी तरीके से। तो इसके जो फैक्ट्स है वो भी हमने कर लिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी वो भी हमने देख ली। क्या क्या देखा हमने? दिहांग, लोहित, बूढ़ी ढींग, धांसरी, कोपिली, सुबर्णश्री, कामेंग, मानस, रैडाक, जलढाकरा और तीस्ता। और भी रिवर्स हैं लेकिन इससे ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गए आपके पॉलिटी वाले, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बीपीएससी हर बार ही पूछ लेता है शेड्यूल से। शेड्यूल से मतलब पूछते ही पूछते हैं ये। तो जो सारे के सारे शेड्यूल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो पहले आंसर बता देता हूँ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट शेड्यूल फॉर्म्स ओथ एंड अफर्मेशन, गलत। सेकेंड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट, गलत। थर्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस, गलत। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, दिस इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, पंचम अनुसूची, ये सही आपको मार्क्ड है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब करना क्या है इसके रिलेटेड? ये जो सारे शेड्यूल्स आपके दिए हुए हैं तरकश पीवाईक्यू में, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद होने चाहिए। एज इट इज़ नहीं, जस्ट इसके कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि मतलब पहले में नेम ऑफ स्टेट्स वाला है, सेकंड में इनॉलमेंट्स ऑफ अलाउंसेस, इनॉलमेंट्स और अलाउंसेस से रिलेटेड वाला है, थर्ड वाला जो है ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड है, फोर्थ वाला राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेट होती हैं उससे रिलेटेड है, फिफ्थ वाला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, सिक्स्थ वाला ट्राइबल एरियाज इन AMTM, ठीक है। सेवेंथ है डिवीज़न ऑफ पावर से, एट्थ है लैंग्वेजेस वाला, नाइन्थ शेड्यूल
सर्टेन एक्ट्स के लिए बनाया जाता है, मतलब सर्टेन एक्ट्स को इसमें रखते हैं ताकि हम कुछ लीवर्स दे सकें। 10th वाला एंटी डिफेक्शन बहुत ईजी, 11th वाला पंचायत, 12th वाला म्यूनसिपैलिटी। इतना आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एज इट इज़ इसका कंटेंट याद होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग जस्ट द बेसिक प्रोविज़न, मतलब कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी पहली बात, और नॉट ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सी एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलो, क्या है पहला? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सही, ये तो है, करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, ये भी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, क्या आप एज ए इंडिविजुअल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उन प्लेसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो? आपको जाने के लिए ही टिकट लगता है, आपको जब गवर्नमेंट चाहती है मना भी कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, आप प्रोटेक्ट कहाँ से करोगे? तो दैट मीन्स इट इज़ अ DPSP, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी ड्यूटी आपको पढ़ के ही समझ आएगा ना कि ये ऐसी चीज़ें जो मैं कर पाऊँगा, वो ऐसी नहीं होंगी कि जो आपके लिमिट से ही बाहर की चीज़ है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर देम, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ लॉजिक भी एसोसिएट किया करो कि कौन सा DPSP है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, वो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँगा, कैसे रिकॉग्नाइज कर पाऊँगा। वो अगर एक ऐसी चीज़ है जो स्टेट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आप कहाँ से जाओगे किसी नेचुरल इंपॉर्टेंस की प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी, हाँ, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर पूछा है, प्रेसिडेंट नहीं पूछा है मैंने। मुझे पता है कि बहुत लोग हो सकता है कि इसमें ए मार्क करके आए होंगे क्योंकि दिस इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, लेकिन पूछा क्या था? गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर की कौन सी पावर है? इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 213। अब देखो इसको क्यों मैंने ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑर्डिनेंस को जब याद करना होता है मुझे, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस कैसे बनेगी, तो ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है कि कुछ भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं, फटाक से रूल बन जाएगा, मतलब 1 2 3 किया और बन गया आपका रूल, मतलब बन गया आपका लॉ। तो इसीलिए इसको 1 2 3 से याद कर लिया जाता है। और जब गवर्नर की बारी होती है तो बोला जाता है इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा कि 2 को इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, 2 1 3 हो गया, तो गवर्नर की पावर बन गई। अब अगर आपने ये ट्रिक ध्यान से नहीं की है तो ये सारे रीअरेंज वाले हैं। 2 1 3 यहाँ भी है, 2 1 3 मतलब 1 2 3 इधर भी है, इधर भी है। तो मोटिव यही था इन ऑप्शंस को ऐसे देने का, ताकि आपने अगर उस ट्रिक से किया है तो ये आप इंश्योर हो लो कि आपको वो ट्रिक सही से समझ आ गई है। 2 1 3 है इसका करेक्ट आंसर। तो दिस कंप्लीट्स द कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज ऑफ टुडे। आई होप कि आपके मार्क्स इसमें अच्छे आ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस सीरीज़ के साथ आप लास्ट डे तक एसोसिएटेड रहें, ताकि जितने भी 300 टॉपिक्स को हम टच करना चाहते हैं वो सारे आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस।